गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 10 तक प्रश्न पढ़ लिए थे। आज देखते हैं 11 प्रश्न। 11 प्रश्न है हमारे पास। आकृति 3.33 में कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण सी ज्ञात करना है हमें यदि ए बी भुजा समांतर है डी सी भुजा के। यदि ए बी भुजा समांतर है डी सी भुजा के तो हमें कोण सी ज्ञात करना है। तो पहले तो आकृति बनाते हैं हम। ये कोई आकृति दी गई है हमें। ए बी सी डी ये कोई आकृति दी गई है हमें और हमें बोला गया है कि कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। ये कोण सी हमें ज्ञात करना है और कोण बी दिया गया है हमें 120 डिग्री। ये कोण बी दिया गया है हमें 120 डिग्री और हमें बोला है कि ए बी ये समांतर है डी सी भुजा के। ए बी भुजा और डी सी भुजा ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये कोण है 120 डिग्री का। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। यह है हमारे पास इसकी तिर्यक रेखा। जैसे इसको आगे बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया तो ये तिर्यक रेखा हो गई। अब जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो अंदर की तरफ एक ही ओर बनने वाले कोण कहलाते हैं अंतः कोण और इनका योग होता है 180 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ तो लिखेंगे हम ए बी भुजा समांतर है डीसी भुजा के। ए बी भुजा समांतर है डीसी भुजा के। अतः कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए बी भुजा समांतर है डीसी भुजा के। अतः कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। कोण बी प्लस कोण सी। कोण बी का मान है हमारे पास 120 डिग्री तो हम लिखेंगे 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कोण सी बराबर 60 डिग्री। कोण सी का मान हो गया 60 डिग्री। अब देखते हैं इसका 12% दिया है हमें। आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यदि कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? पहले आकृति बनाते हैं हम।
यह हमें आकृति दी गई है और हमें बोला गया कि एस की भुजा और आर की भुजा ये दोनों समांतर है और हमें कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात करनी है। कोण पी और कोण एस की माप हमें ज्ञात करनी है। कोण पी का मान और कोण एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हमें दिया गया कि एस पी और आर क्यू ये दोनों भुजाएं समांतर है। यहाँ पर ये कोण है 130 डिग्री और यहाँ पर इस प्रकार चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब ये कोण है 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों कोण, ये दोनों भुजाएं ये समांतर भुजाएं है। ये हो गई यहाँ पर तिर्यक रेखा। जब ये तिर्यक रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण है। ये 90 डिग्री है तो ये भी बचेगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एस की भुजा समांतर है क्यू आर भुजा के। एस की भुजा समांतर है क्यू आर भुजा के। यहाँ पर अतः कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। कोण एस प्लस कोण आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? क्योंकि ये दोनों कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। कोण एस, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एस प्लस कोण आर। कोण आर है हमारे पास 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण एस बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इधर प्लस में, इसका पक्षांतरण करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस में। तो कोण एस बराबर हो गया 90 डिग्री। एस कोण का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण पी का मान। कोण पी का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसमें हमारे पास ये कोण भी हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हमारे पास 3 कोण है, चौथा कोण हमें ज्ञात करना है। तो इन तीनों को जोड़कर एक 360 में से हम घटाएंगे तो हमारे पास कोण पी का मान आएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस के चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज पी क्यू आर एस के चारों अंतः कोणों का योग। चारों अंतः कोणों का योग बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम 360 डिग्री। आगे जगह नहीं तो यहाँ पर लिख दिया 360 डिग्री। अब देखो हमारे पास चारों अंतः कोण पी क्यू आर और एस है, तो हम लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। अब जिसका मान है हमारे पास वो मान रख लिया हमने। कोण पी का मान तो हमें ज्ञात करना है प्लस कोण क्यू है 130 डिग्री प्लस
कोण आर है 90 डिग्री प्लस कोण एस भी है 90 डिग्री जो हमने अभी ज्ञात की है बराबर 360 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ना है हमें, तो कोण P प्लस ये हो गया हमारे पास 310 बराबर 360 डिग्री। कोण P का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण P बराबर हो जाएगा 360 माइनस 310 डिग्री। कोण P बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। कोण P बराबर 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास कोण S और कोण P के मान। अब आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन का। अब अगले प्रश्न आगे देखते हैं 3.4। 3.4 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कथन का पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सत्य या असत्य हमें बताना है। पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है? आयत का मतलब तो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। हमें क्या पूछ रहे हैं? क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? आयत वर्ग होते हैं, यह हमें बताना है। आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये जो आयत है ये वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन जो वर्ग है वो आयत जरूर हो सकता है, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। चारों भुजा बराबर मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है। इसका मतलब ये आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता और वर्ग आयत हो सकता है। तो यहाँ पर पहले में हमारे पास हो जाएगा असत्य। दूसरा देखो, दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब समूह भुजा समान तथा समांतर होती है। तो समचतुर्भुज में भी क्या होता है? समूह भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर होती है, मतलब समूह भुजा भी बराबर होती है और समांतर भी होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा सत्य। फिर सी है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज, जैसे मान लिया ये वर्ग है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि सभी वर्ग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब सभी भुजाएं समान, तो इसमें भी सभी भुजाएं समान होती है। इसका मतलब समचतुर्भुज है। और आयत भी होते हैं। आयत का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये
सत्य। फिर है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, जबकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग में सम्मुख भुजाएं समान होती है और समांतर भी होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा असत्य। ई देखते हैं, ई में बोला गया हमें सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, सभी पतंगे समचतुर्भुज। जैसे ये पतंगाकार आकृति है, हमें बोला कि पतंग समचतुर्भुज होता है। क्या पतंग समचतुर्भुज होती है? पतंग समचतुर्भुज नहीं होती है, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समान है और ये दोनों भुजाएं समान है, सभी भुजाएं समान नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास सत्य, सभी समचतुर्भुज पतंग जरूर होते हैं। फिर सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जैसे मान लिया कोई समांतर चतुर्भुज है, हमें बोला कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समलंब का मतलब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजाओं का एक जोड़ा या एक युग्म समांतर हो। मान लिया यहाँ पर ये दोनों समांतर है, ये दोनों भी समांतर ही होती है, मतलब समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर जी में लिखेंगे हम सत्य। फिर है एच, एच है हमारे पास सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। यह भी हो जाएगा हमारे पास सत्य, सभी वर्ग समलंब होते हैं, यह भी है सत्य। अब देखो दूसरा, पहले हमें बोला था सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, इसका मतलब ये असत्य है। फिर दूसरा हमें बोला था कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सही है ये, तो इसमें लिख दिया हमने सत्य। फिर सी है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और आयत भी होते हैं, तो यह भी हमारे पास सत्य है, तो इसको भी लिख दिया हमने सत्य। फिर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, जबकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये हो गया असत्य। फिर है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो ये भी असत्य है। फिर है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये भी सत्य है। फिर सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी हमारे पास सत्य है। तो इसमें हमारे पास बी सी एफ जी एच ये तो सत्य हो जाएंगे, और ए डी और ई ये असत्य हो जाएंगे। तो ये हो गया 3.4 का पहला प्रश्न।